नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम हिंदी साहित्य के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। और दोस्तों, ये वीडियो भी हमारी उसी के अंतर्गत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की। हमारा पहला प्रश्न है, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियाँ किस निबंध से उद्धृत हैं? ऑप्शन है श्रद्धा भक्ति, करुणा, भाव या मनोविकार या उत्साह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भाव या मनोविकार। अगला प्रश्न है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अवकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद किस नाटक का है? ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पैर तलों की ज़मीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लहरों के राजहंस। तो दोस्तों, ये सभी नाटक और एकांकी मोहन राकेश जी की हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस ये नाटक हैं और पैर तलों की ज़मीन ये एकांकी है मोहन राकेश की। अगला प्रश्न है, वटवृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? ऑप्शन है कमलेश्वर, अमृतलाल नागर, अमृत राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर। तो दोस्तों, ये वटवृक्ष की छाया ये इन अमृतलाल नागर की पत्नी कुमुद नागर द्वारा लिखी गई थी और इसमें इनकी जीवनी के बारे में बताया है। और दोस्तों, बाकी ऑप्शन देखते हैं। कमलेश्वर जी हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार माने जाते हैं। इनके द्वारा राजा निर्वंशिया नामक एक प्रसिद्ध कहानी लिखी गई है। अमृत राय ये मुंशी प्रेमचंद जी के सुपुत्र हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक के तौर पर जाने जाते हैं। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। राही मासूम रज़ा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ऑप्शन है टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज़, समरशेष, कटराबी आरजू। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समरशेष। समरशेष को छोड़ बाकी सभी उपन्यास राही मासूम राजा के हैं। टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज़, कटराबी आरजू ये सभी राही मासूम राजा के उपन्यास हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी देखें ताकि आपको वो वीडियो भी समझ आ सकें। अगला प्रश्न है, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। उक्त कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देव नारायण सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का। तो दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कृपया इसे नोट करके रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? ऑप्शन है आई ए रिचर्ड्स, सैमुअल टेलर कॉलरिज, बेनेडिक्टो क्रोचे, सिगमंड फ्राइड। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थात सैमुअल टेलर कॉलरिज। अगला प्रश्न देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पर कालक्रम के अनुसार इन लेखकों या कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात सबसे पहले सरहप्पा, उसके पश्चात पुष्पदंत, उसके पश्चात अधमाण और अंत में हेमचंद्र। सरहप्पा का समय 769 है, पुष्पदंत का 10वीं शताब्दी है, अधमाण की 12वीं शती है और हेमचंद्र की भी 12वीं शती है। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों, यहाँ पर भी कालक्रम के अनुसार आचार्यों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही ऑप्शन
ए ही होगा, अर्थात सबसे पहले रामानुजाचार्य, उसके पश्चात निम्बकाचार्य, उसके पश्चात मध्वाचार्य और अंत में बल्लवाचार्य। रामानुजाचार्य का समय 10वीं शताब्दी है, निम्बार्काचार्य का समय 13वीं शताब्दी है, मध्वाचार्य का समय 14वीं शताब्दी है, बल्लवाचार्य का समय 15वीं शताब्दी है। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर दोस्तों रीतिकाल के ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात रस रहस्य ये कुलपति मिश्र का है, उसके पश्चात भावविलास है, ये देव का है, उसके पश्चात काव्य निर्णय है, ये भिखारी दास का है, और अंत में जगत विनोद है और ये पद्माकर जी का है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। तो दोस्तों यहाँ पर प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात सबसे पहले मधुशाला, उसका समय 1935 है, उसके पश्चात एकांत संगीत 1934, माफ़ करना 1939, उसके पश्चात सतरंगिनी उसका 1945, उसके पश्चात मिलन यामिनी, और इसे 1950 में प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम। तो दोस्तों यहाँ पर जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात सबसे पहले श्रीधर पाठक, उसके पश्चात हरिऔध, उसके पश्चात जयशंकर प्रसाद और अंत में सुमित्रानंदन पंत। श्रीधर पाठक का जन्म है 1859, हरिऔध जी का है 1865, प्रसाद जी का है 1899 और पंत जी का है 1900। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पर भी प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सबसे पहले झरना, उसके पश्चात अनामिका, उसके पश्चात पल्लव और अंत में निहार। तो दोस्तों झरना का प्रकाशन वर्ष 1918 है और ये प्रसाद जी की रचना है। अनामिका का 1923 है और यह निराला जी की रचना है। और पल्लव का समय 1928 है और इसे पंत जी द्वारा रचा गया है। और सबसे अंत में निहार है, इसका प्रकाशन वर्ष 1930 है और यह महादेवी वर्मा की रचना है। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं इन्हें सब एंटीनेट द्वारा पूछा गया है, तभी इस वीडियो में इन्हें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रसाद जी की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात सबसे पहले प्रेम पथिक, उसके पश्चात आंसू, उसके पश्चात लहर, उसके पश्चात कामायनी। प्रेम पथिक का समय 1914 है, आंसू का 1925, लहर का 1933 और कामायनी का 1935। और दोस्तों कामायनी हिंदी साहित्य का एक महाकाव्य भी है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात सबसे पहले सूरजमुखी अंधेरों के, उसके पश्चात शेष यात्रा, उसके पश्चात ठीकरे की मंगनी और अंत में कठगुलाब। तो दोस्तों सूरजमुखी अंधेरे के कृष्णा सोबती की रचना है, जिसे 1972 में लिखा गया है। शेष यात्रा उषा प्रियंवदा की रचना है और इसे 1984 में लिखा गया है। ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा की रचना है और इसे 1989 में लिखा गया है। कठगुलाब मृदुला गर्ग की रचना है और इसे 1996 में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का सही अनुक्रम बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात सबसे पहले तमाल के झरोखे, उसके पश्चात शेफाली झर रही है, उसके पश्चात शिरीष की याद आई और अंत में रथ यात्रा। तो दोस्तों तमाल के झरोखे का प्रकाशन वर्ष 1981 है,
शिफाली झड़ रही है इसका 1999 है, और शिरीष की याद आई इसका 1995 है, शेष यात्रा इसका 2002 है। हमारा अगला प्रश्न है अंधायुग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात सबसे पहले कौरव नगरी, उसके पश्चात पशु का उदय, उसके पश्चात अश्वत्थामा का अर्धसत्य और अंत में गांधारी का शाप। तो दोस्तों अंधायुग धर्मवीर भारती का प्रमुख काव्य नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही क्रम बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात सबसे पहले क्या भूलूं क्या याद करूं, उसके पश्चात टुकड़े टुकड़े दास्तां, उसके पश्चात सहचर है समय और अंत में आज के अतीत। तो दोस्तों क्या भूलूं क्या याद करूं बच्चन सिंह की आत्मकथा है, टुकड़े टुकड़े दास्तां अमृतलाल नागर की आत्मकथा है, सहचर है समय रामदर्श मिश्र की है और आज की अतीत विषम साहनी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर साहित्य सिद्धांतों का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात सबसे पहले रस, उसके पश्चात अलंकार, उसके पश्चात रीति और अंत में ध्वनि। तो दोस्तों रस संप्रदाय के आचार्य भरतमुनि थे, अलंकार के भामह और रीति के वामन थे और ध्वनि के आनंदवर्धन थे। अगला प्रश्न है काव्यशास्त्री ग्रंथों का कालानुसार सही अनुक्रम बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात सबसे पहले काव्यादर्श, उसके पश्चात ध्वन्यालोक, उसके पश्चात काव्य मीमांसा और अंत में वक्रोक्ति जीवितम। तो दोस्तों काव्यादर्श दंडी की रचना है, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है, काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है और वक्रोक्ति जीवितम कुंतक की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है जन्म के अनुसार पाश्चात्य विचारकों का सही अनुक्रम बताना है। तो दोस्तों जन्म के अनुसार सही ऑप्शन होगा आपका ये ऑप्शन बी, अर्थात सबसे पहले सैमुअल टेलर कॉलरिज, उसके पश्चात मैथ्यू अर्नाल्ड, उसके पश्चात ऑस्कर वाइल्ड और अंत में आईए रिचर्ड्स। अगला प्रश्न है तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आया है अभिकथन और तर्क वाला। तो दोस्तों हम अभिकथन को पढ़ते हैं। काव्य और कला सृजन संघर्ष का फल है। और तर्क है क्योंकि सृजनशील व्यक्तित्व गतिशीलता के साथ अपने समय के अभावों और दबावों से जूझता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताना है। पहला ऑप्शन है सही और गलत, दूसरा है गलत और सही, तीसरा है गलत और गलत और चौथा है सही और सही, अर्थात ऑप्शन डी सही है, अर्थात ए और आर सही हैं दोनों। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर भी अभिकथन और तर्क वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर अभिकथन है संचारी भावों के उदय होने से रसावस्था को स्थायित्व प्राप्त होता है। और इसका तर्क है क्योंकि विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव स्थायी भावों के सहायक और वर्धक होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है गलत और सही, दूसरा ऑप्शन है सही और सही, तीसरा ऑप्शन है गलत और गलत और अंतिम ऑप्शन है सही और गलत। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात ए और आर सही हैं दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ऑप्शन है ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और मगही। तो दोस्तों यहाँ पर मगही को छोड़ बाकी सभी बोलियाँ पश्चिमी हिंदी की हैं, जैसे ब्रजभाषा, बुंदेली और मगही। अगला प्रश्न है अभ्यंतर प्रयत्नों के अनुसार वर्णों के कितने भेद हैं। ऑप्शन है 3,
4, 2 और 5। तो दोस्तों अभ्यंतर प्रश्नों के अनुसार वर्णों के भेद 4 हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो, ऑप्शन है प्राकृत में लिखी गई हैं, पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं या तात्कालिक लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्थात तात्कालिक लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।